पठानकोट का हमलावर शाहिद लतीफ मस्जिद में अननोन गनमैन ने उड़ाया। IC814 का हाईजैकर जहूर मिस्त्री कराची में ढेर। कनाडा का खालिस्तानी निज्जर गुरुद्वारे के बाहर मरा। हाफिज सईद का दाहिना हाथ अब्दुल रहमान जन्नत को रवाना हुआ। जगह अलग वक्त अलग, लेकिन मौत का कारण अननोन गनमैन। 2014 से पहले भारत पर कई हमले हुए। 26/11 हो या संसद पर हमला, अक्षरधाम मंदिर हो या समझौता एक्सप्रेस, और बाद में भी रुका नहीं। पठानकोट एयरबेस हो, उरी का सैनिक कैंप हो, या फिर पहलगाम की वो वादियां जो बेगुनाह खून से रंग गई। हर बार हजारों बेगुनाह मरे, हर बार देश तड़पा, और हर बार हम उन आतंकियों का कुछ नहीं कर पाए जिन्होंने ये किया। कभी अमेरिका का दबाव आड़े आया, कभी अपनी ही नाकामी, और कभी वो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी जो इस तरह के जवाब के लिए चाहिए होती है। डोभाल जी ने ये ऑपरेशन कई बार सरकार के सामने रखा और हर बार नाकाम रहे। कभी राजनीतिक दबाव था, कभी कूटनीतिक पेंच, लेकिन NSA बनने के बाद पहली बार उनके पास वो ताकत आई जो इसे जमीन पर उतार सके। लेकिन अधिकार मिलना और ऑपरेशन सफल होना दो अलग बातें हैं, क्योंकि इस तरह के काम में सही वक्त, सही लोग और सही मौका तीनों एक साथ चाहिए होते हैं। 2014 से 2022 8 साल, कई अड़चने, और आखिरकार ऑपरेशन अननोन गनमैन सफल हुआ। तो क्या है ये ऑपरेशन, आइए विस्तार से देखते हैं। कंधार हाईजैक के बाद डोभाल साहब बहुत दुखी थे। उनका मानना था कि अगर सरकार उन्हें थोड़ा और वक्त देती तो तीनों आतंकियों को छोड़ना नहीं पड़ता, और जिन लोगों ने IC814 हाईजैक किया था वे भी हिंदुस्तान की गिरफ्त में आ जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और कंधार उनके मन में एक नाकामी की तरह बैठ गया। हालांकि बाहर से कई लोग उसे सफल ऑपरेशन मान रहे थे, वो नाकामी उनके जहन में बैठी रही, और उसी से ऑपरेशन अननोन गनमैन का बीज पड़ा। 2004 में जब डोभाल साहब IB के डायरेक्टर बने तो उनके मन में एक ही मकसद था, आतंकियों को उनके घर में जाकर खत्म करना। और इसके लिए उनके पास एक पूरा प्लान था जिसे वे अननोन गनमैन कहते थे। उन्हें पता था ये काम करेगा, बस सरकार की मंजूरी चाहिए थी। वो प्रपोजल लेकर उस वक्त की सरकार के कुछ बड़े नेताओं और सुरक्षा प्रमुखों के सामने गए। एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, पूरा प्लान रखा, और उम्मीद थी कि इस बार बात बनेगी। लेकिन एक राजनीतिक नेता ने वो फाइल उठाई और फेंक दी। बोला, ये क्या घटिया तरीका है। डोभाल साहब का मन उस दिन बहुत दुखी हुआ, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये ऑपरेशन सही है, और जिस दिन सही सरकार आएगी, सही इंसान मिलेगा, उस दिन ये जरूर होगा। 11 जुलाई 2006 शाम का वक्त था। मुंबई के लाखों लोग दफ्तर से घर की तरफ निकल रहे थे। लोकल ट्रेनें भरी हुई थीं, कोई खिड़की से बाहर देख रहा था, कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई घर पर खाने का इंतजार कर रहे किसी से फोन पर बात कर रहा था। तभी एक धमाका हुआ, और उसके बाद एक और, फिर एक और, फिर एक और। 7 डिब्बों में, 7 अलग अलग ट्रेनों में, 11 मिनट के अंदर। और जब धुआं छटा तो 200 से ज्यादा लोग मर चुके थे। ये हमला पाकिस्तान से चलाया गया था। लश्कर-ए-तैयबा और सिमी के नेटवर्क ने मिलकर इसे अंजाम दिया था, और इसका मास्टरमाइंड था मुजम्मिल, जो पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान के अंदर ऑपरेशन चला रहा था। हिंदुस्तान के पास सब पता था, नाम, चेहरा, ठिकाना, लेकिन हाथ बंधे थे। पाकिस्तान से डोजियर मांगो तो वो नकारे, अमेरिका से दबाव डलवाओ तो वो सबूत लाओ कहे, और सरकार से पूछो तो वो कहे वक्त आने दो। ये वक्त कभी नहीं आया। डोभाल साहब उस वक्त रिटायर हो चुके थे, लेकिन उन्होंने वो सब देखा जो एक जासूस देखता है। हर धमाके के पीछे का धागा, हर नाम के पीछे का नेटवर्क, और हर नेटवर्क के पीछे वो चेहरे जो कभी पकड़े नहीं जाते थे। उन्होंने वही पुरानी फाइल निकाली, अननोन गनमैन। उसमें मुजम्मिल का नाम जोड़ा, ठिकाना जोड़ा, और एक नोट लिखा कि ये आदमी जब तक जिंदा है, अगला धमाका सिर्फ वक्त की बात है। डोभाल साहब ने वो फाइल बंद की, दराज में रखी, और इंतजार करते रहे, इस भरोसे के साथ कि एक दिन कोई ऐसा आएगा जो ये फाइल खोलेगा और सिर्फ इतना कहेगा, कर। और ये सिलसिला मुंबई के बाद रुका नहीं। उसी साल हैदराबाद के लुम्बिनी पार्क और गोकुल चाट में 2 और धमाके। शाम को परिवार के साथ बाहर निकले लोग मरे। 2008 में जयपुर के बाजारों में सिलसिलेवार धमाके, पर्यटक मरे, दुकानदार मरे, राहगीर मरे।
उसी साल अहमदाबाद में एक के बाद एक 21 धमाके, अस्पतालों के बाहर भी बम रखे गए ताकि घायलों को बचाने आए लोग भी मरे। और फिर नवंबर 2008 में मुंबई, 26 नवंबर की रात 10 आतंकी समंदर के रास्ते आए और उन्होंने पूरे शहर को बंधक बना लिया। सीएसटी स्टेशन पर वे लोग मरे जो ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, जिनके घर पर खाना बन रहा था, जिनके बच्चे उनका रास्ता देख रहे थे। ताज होटल में वे लोग मरे जो किसी की शादी में आए थे, किसी मीटिंग में थे, किसी के साथ पहली बार डिनर पर आए थे। नरीमन हाउस में एक यहूदी दंपत्ति मरे। उनका 2 साल का बच्चा जिंदा बचा क्योंकि उनकी नानी ने उसे सीने से लगाकर छुपा लिया था। 3 दिन 166 लोगों की मौत और पूरी दुनिया देख रही थी। ताज होटल की आग टीवी पर लाइव थी और पाकिस्तान में बैठे वे लोग जिन्होंने ये भेजा था, वे भी शायद वही टीवी देख रहे थे। हर बार सरकार ने बयान दिया, हर बार मोमबत्तियां जली, हर बार कहा गया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, और हर बार कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान में बैठे वे लोग जिन्होंने ये सब करवाया, वे अगला ऑपरेशन प्लान करते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, खुलेआम घूमते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि हिंदुस्तान की सरकार सिर्फ दिखावा करती है, करती कुछ नहीं। डोभाल साहब वो सब देख रहे थे। हर धमाके के बाद वो फाइल थोड़ी और भारी होती जाती थी। नए नाम, नए ठिकाने, नए सबूत। 26 नवंबर के बाद डोभाल साहब के अंदर जो गुस्सा था वो शब्दों में नहीं आता। उन्होंने वो सब देखा था जो एक जासूस देखता है। हर नाम जानते थे, हर ठिकाना जानते थे, और फिर भी बेबस खड़े रहे क्योंकि सरकार ने हाँ नहीं कही। आखिरी उम्मीद के साथ वे गुजरात पहुंचे। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी थे और डोभाल साहब ने उनसे एक मुलाकात मांगी, गुप्त, सिर्फ दोनों के बीच। कोई फाइल नहीं, कोई दफ्तर नहीं, कोई तीसरा नहीं। मोदी जी ने हाँ कहा। उस मुलाकात में डोभाल साहब ने वो सब रखा जो उन्होंने बरसों में इकट्ठा किया था। हर आतंकी का नाम, उसका ठिकाना, उसके नेटवर्क की जड़ें, और ये कि उनके लोग वहां पहले से मौजूद है। बस एक इशारे की देर है, 1 घंटे में काम हो जाएगा। मोदी जी वो सब देखते रहे, चुपचाप, एक एक पन्ना। फिर उन्होंने ऊपर देखा और पूछा, तो ये अब तक हुआ क्यों नहीं? डोभाल साहब ने सीधे कहा, सरकार का साथ नहीं मिल रहा। कमरे में कुछ देर चुप्पी रही। फिर मोदी जी ने कहा, यह ऑपरेशन होगा, चाहे इसके लिए कोई भी कदम उठाना पड़े। उस दिन से मोदी जी और डोभाल साहब के बीच एक धागा बंधा जो बाद में जाकर दुश्मनों को थरथरा देने वाला था। डोभाल साहब ने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत कम लोगों पर भरोसा किया, और उस वक्त सिर्फ एक इंसान था जिस पर वे भरोसा करते थे, मेजर विक्रम सिंह राठौर। वही विक्रम जिन्होंने आगे चलकर ऑपरेशन ऑक्टोपस जैसे कई बड़े ऑपरेशन लीड किए, जिनमें मोदी जी पर होने वाला हमला भी रोका गया। लेकिन उस वक्त वे के एक छोटे से गांव के पास एक नदी के किनारे एक ऐसी जगह पर थे जिसका नक्शे पर कोई नाम नहीं था। वहां 15 लोग थे, न वर्दी, न बैज, न कोई पहचान, बस एक काम, और उस काम के लिए एक ऐसी तैयारी जो दुनिया की किसी फौज या एजेंसी में नहीं होती। विक्रम जी उन्हें वो सिखा रहे थे जो किताबों में नहीं लिखा। कैसे किसी भीड़ में गुम हो जाओ और किसी को पता न चले, कैसे किसी देश में घुसो जहां तुम्हारा कोई दस्तावेज नहीं, कैसे काम करो और उसके बाद ऐसे निकल जाओ जैसे तुम कभी थे ही नहीं, और कैसे एक पल में वो फैसला लो जिसके लिए दूसरों को जिंदगी भर लग जाती है। ये ट्रेनिंग महीनों चली, थकान, दर्द और वे हालात जो इंसान को तोड़ देते हैं, लेकिन यही तोड़ना जरूरी था, क्योंकि जो काम इन्हें करना था वो टूटे हुए इंसान नहीं, ढले हुए इंसान करते हैं। इन 15 लोगों का न कोई घर था, न कोई पहचान, न कोई नाम जो कोई जानता हो, बस एक जज्बा था देश के लिए, और एक यकीन था कि जो काम सरकारें नहीं कर सकती वो वे करेंगे। यही थे अननोन गनमैन, और इन्हीं में से वे लोग थे जिन्होंने आगे जाकर उन आतंकियों को उनके घर में जाकर ठिकाने लगाया जो सालों से हिंदुस्तान के खिलाफ खेल खेलते रहे थे। उन दिनों डोभाल साहब अपनी फाउंडेशन के जरिए काम कर रहे थे, रिपोर्टें लिख रहे थे, रिटायर्ड अफसरों से मिल रहे थे, नीति निर्माताओं को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देश के अंदर और बाहर क्या हो रहा है और कितना बड़ा खतरा पल रहा है जिसे देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है। फाउंडेशन के उस दफ्तर में बड़े बड़े नाम आते थे, पूर्व सेनाध्यक्ष, रिटायर्ड खुफिया अफसर, रणनीतिकार,
और हर बातचीत में एक ही बात निकल कर आती थी कि हिंदुस्तान के पास जानकारी है, क्षमता है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। डोभाल साहब उन बैठकों में चुपचाप सुनते, नोट करते और जब बोलते तो सिर्फ इतना कहते, वक्त आएगा। लेकिन एक बात उनके मन में पक्की हो चुकी थी, ये सरकार आतंकवाद के खिलाफ कुछ नहीं करेगी, न अभी न कभी, क्योंकि उसकी नजर वोट पर थी, कुर्सी पर थी और उन समझौतों पर थी जो पर्दे के पीछे होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि जब तक देश की जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है और उनकी चुप्पी कितनी महंगी पड़ रही है, तब तक कोई भी बदलाव मुमकिन नहीं है। फाउंडेशन के जरिए उन्होंने वो काम शुरू किया जो दिखता नहीं था, सही लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, देश के अंदर एक ऐसी सोच तैयार करना जो ये मांग करे कि जवाब दिया जाए और ये बताना कि हमला सहना देशभक्ति नहीं, देशभक्ति तो जवाब देने में है। 2011 में एक लहर उठी, एंटी करप्शन मूवमेंट। वो आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था, लेकिन उसकी जड़ में वो थकान थी जो बरसों से जमा हो रही थी। हर धमाके के बाद जब सरकार ने मोमबत्ती जलाकर काम खत्म कर दिया, हर उस मौके पर जब न्याय की उम्मीद टूटी और हर उस बयान पर जो दिया गया लेकिन जिसके पीछे कोई इरादा नहीं था, लाखों लोग घरों से निकले। दिल्ली हो, मुंबई हो या छोटे शहर, शहर शहर धरने हुए और पहली बार एक ऐसी आवाज उठी जिसे दबाना आसान नहीं था, क्योंकि ये किसी एक पार्टी की आवाज नहीं थी, ये उस आम आदमी की आवाज थी जो बरसों से थका हुआ था और जिसे अब कोई उम्मीद की किरण दिख रही थी। उस आंदोलन में कई लोग आगे आए, अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग इरादों से, लेकिन एक बात सब में समान थी कि अब बहुत हो चुका। वो लहर शांत हुई, लेकिन उसने जो जगाया वो सोया नहीं और उसी जागरूकता ने वो जमीन तैयार की जिस पर 2014 में एक नई सोच, एक नई इच्छा शक्ति और एक नई सरकार खड़ी हुई। उस नई सरकार के साथ डोभाल साहब की वो पुरानी फाइल भी उठी जो बरसों से दराज में बंद थी, जिस पर हर बार अभी नहीं लिखकर वापस कर दिया गया था। अब उसे सिर्फ खुलना था। 2014 के बाद जब डोभाल साहब एनएसए बने तो उनके मन में सबसे पहला काम एक ही था, ऑपरेशन अननोन गनमैन शुरू करो। लेकिन जैसे ही उन्होंने फाइलें खोली, जमीनी रिपोर्टें पढ़ी और अपने लोगों से बात की, तो एक बात साफ हो गई जो पहले इतनी साफ नहीं थी। बाहर के दुश्मन से ज्यादा खतरनाक अंदर के दुश्मन है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को मारना एक काम था, लेकिन जब तक हिंदुस्तान के अंदर वो जाल कायम है जो उन्हें जमीन देता है, पैसा देता है, पनाह देता है और खबरें पहुंचाता है, तब तक बाहर से कितने भी निपटाओ काम अधूरा रहेगा। वो जाल छोटा नहीं था। जम्मू से शुरू होकर यूपी तक, यूपी से दक्षिण भारत तक पूरे देश में एक नेटवर्क फैला हुआ था जो स्थानीय गुंडों, माफिया और कुछ राजनीतिक संरक्षण से पला हुआ था। डोभाल साहब को एनएसए बनने के बाद ये समझ में आया कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी को मारना उतना कठिन नहीं जितना इस अंदरूनी जाल को तोड़ना है। उन्होंने देश के कई राज्यों के डीजीपी से मुलाकातें की, एक एक जिले की रिपोर्ट मांगी, एक एक नाम की जांच कराई और फिर एक सूची बनी। उस सूची में वे स्थानीय गुंडे और माफिया थे जो इस जाल की कड़ियां थे। पहले उन्हें निपटाया गया, एक एक करके, चुपचाप, बिना किसी शोर के। और ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि इनके पीछे राजनीतिक ताकत थी, वकील थे और वो व्यवस्था थी जो इन्हें बचाती आई थी। लेकिन अब व्यवस्था के ऊपर एक और इच्छा शक्ति थी, और जब ये अंदरूनी जाल कमजोर होने लगा, तब डोभाल साहब ने अपनी नजर बाहर की तरफ मोड़ी। इसी बीच डोभाल साहब की फाइलें और भी मोटी होती जा रही थीं। पुलवामा हुआ, फरवरी 2019 में सीआरपीएफ के 40 जवान एक ही झटके में शहीद हो गए और पूरा देश सन्न रह गया। पठानकोट हुआ, एयरबेस पर हमला, जवान शहीद और एक बार फिर वही सवाल जिसका जवाब कभी नहीं मिला था। डोभाल साहब ने देश के अंदर का जाल काफी हद तक तोड़ दिया था, लेकिन बॉर्डर पर पूरी तरह काबू पाना उतना आसान नहीं था, क्योंकि सरहद के उस तरफ बैठे लोग बार बार नए रास्ते खोज लेते थे, नए लोग भेजते थे और हर बार एक नई चोट देकर चले जाते थे। फाइल में हर हमले के बाद एक नया नाम जुड़ता था और वो नाम उस सूची में जाता था जो अननोन गनमैन के लिए बनी थी। 3 दिसंबर 2021
डोभाल साहब प्रधानमंत्री जी से मिले। वो फाइल जो 2004 से उनके पास थी, जिसे कई बार ऊपर भेजा गया और हर बार वापस आई, वो उस दिन मेज पर रखी थी। प्रधानमंत्री जी ने उसे देखा, थोड़ा सोचा और मंजूरी दे दी। उस दिन से अननोन गनमैन ने काम शुरू किया। एक एक नाम, एक एक ठिकाना चुन चुन कर, बिना शोर के, बिना किसी दावे के। वे आतंकी जिनके पास जाने में हवा भी इजाजत मांगती थी, जो सालों से किसी की पकड़ में नहीं आए थे, जिन्हें उनके अपने देश की हुकूमत भी अनछुआ रखती थी, उन्हें एक झटके में ठिकाने लगा दिया गया। अब तक 60 से अधिक बड़े आतंकी मारे जा चुके हैं। जगह अलग, वक्त अलग, लेकिन मौत का कारण अननोन गनमैन। ये कैसे हुआ, किसने किया, कहां कहां हुआ? अगर ये जानना है तो कमेंट में बताओ। जय हिंद।